अगला पैराग्राफ, ये दूसरी बात है कि तुम खुले बंदो कभी इस बात का एतराफ नहीं करोगे कि हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। मौलिम ने कहा ताजिर से, ठीक है, एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी से कहा कि भाई ये तो जाहिर सी बात है कि तुम सब खुले बंदो, सबके सामने, बहुत सारे लोगों के सामने कभी ये बात को एक्सेप्ट नहीं करोगे, कभी इस बात को आप मानोगे नहीं कि तुम भी गरीब हो और मैं भी गरीब हूँ, ठीक है। मुझे तुम गरीब बना दोगे मगर तुम खुद को अपने आप को गरीब नहीं समझोगे या फिर तंगदस्त नहीं समझोगे, परेशान नहीं समझोगे, क्या और बात है। यानी तुम दूसरों के सामने भले अच्छा बनने को, कभी कभी तुम मेरा काफिया तंग करने की खातिर, मुझे तंग करने, मेरा काफिया तंग करना, सताने की खातिर अपनी बीवी के लिए कीमती साड़ी या जेवर ले आते हो। अब ये क्या करता है, कभी कभी जो ताजिर है उस्ताद मौलिम साहब को, टीचर साहब को, टीचर को या उस उस्ताद को सताने के लिए और भी ज़्यादा परेशान करने के लिए ताजिर क्या करता है, अपनी बीवी को महंगी वाली साड़ी खरीद कर या कोई जेवर ला कर दे देता है। अब उसकी ताजिर की बीवी साड़ी पहन लेती है, जेवर भी पहन लेती है, और फिर वो जाती है किसके, अपने पड़ोसी की, किसके सामने, मौलिम की बीवी के पास। अब वो उसके सामने जब जाती है तो वो और इतरा इतरा कर उनके सामने वो बता रही है कि देखो ये तो हमारे शोहर में इतना महंगा लेकर आया, बहुत महंगी साड़ी है, यहाँ तो बनती नहीं है, तो बनारस की है, और ऐसा वैसा अमका ढमका। अब वो ये देखकर, जेवर देखकर, साड़ी देखकर, ये जेवर 2000 रुपये का कीमत ही बता रहा, भले ही शोहर ने 500 रुपये का लाया होगा, मगर वो अपने हमसाये के सामने कह रही है कि 2000 रुपये का जेवर। तो मेरी बीवी के सीने पर सांप लौटने लगते हैं, सांप लौटने लगना, जलन के मारे जल भूल जाने, और वो उसी दिन से फरमाइश करने लगती है कि उससे कीमती साड़ी, अब उसने 2000 रुपये की साड़ी लाई पहनी है, अब मेरे को, वो फिर मौलिम की बीवी मौलिम के पास में जाकर कहती है कि आप अपनी शौहर से कह रही है कि मुझे भी साड़ी चाहिए, मगर कितनी की, 2000 से ज़्यादा की, या फिर जेवर 2000 से ज़्यादा की, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो मुझे खाना हजम नहीं होगा और ना ही नींद आएगी। पिछले इतवार की बात है, तुम्हारी बीवी ने अपने बच्चे के जन्मदिन पर 25 औरतों को दावत दी, मधु किया यानी दावत देना, ठीक है। तो पिछले इतवार की बात है, मौलिम फिर आगे की स्टोरी उसको सुना रहा है कि देखो कुछ और, पिछले इतवार की बात सुना रहा हूँ कि तुम्हारे बीवी के बच्चे का जन्मदिन था तुम्हारे घर में, तो तुमने 25 औरतों को तुम्हारी बीवी ने दावत दी थी। अब मेरी बीवी का ये कहना है, तकाजा है, यानी वो उनका उसका कहना है और ये कह रही है कि हमको ऐसा करना है कि 2 हफ्तों के बाद मैं जब अपने बच्चे का जन्मदिन मनाऊंगी तो कम से कम 50 औरतों को दावत दूंगी, वरना हमसाये की नज़र से गिर जाऊंगी। तो मेरी बीवी ने कहा कि तुम्हारे 25 आए थे, तो अब मेरी बीवी कह रही है कि 50 आना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से ज़्यादा हमारे होना चाहिए। हर बात में एक दूसरे को नीचा दिखाने की तमन्ना यह रंग लाई है कि अब बीमारियों के मामले में भी हम एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करने लगे। अब ये मामला यहाँ थमा नहीं, ये मामला आगे बढ़ते बढ़ते बीमारियों के लेवल पर भी आ गया। इसको हम आम जबान में फेक फाक करना भी बोलते हैं, अक्सर हम लोग करते भी ऐसा, एक दूसरे को मरूब करने के लिए झूठी बातें करते हैं, नहीं करना चाहिए। हर बात में एक दूसरे को नीचा दिखाने की तमन्ना ये रंग लाई है कि अब बीमारियों के मामले में भी हम एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करने लगे हैं। चुनांचा मेरी बीवी कहती है कि कल रात मुन्ने को 104 डिग्री बुखार था। चुनांचा मेरी बीवी यानी मौलिम ने कहा कि मेरी बीवी ने कहा कि मेरे रहते औरतें बातचीत करती हैं, अब कहीं इनकी बातचीत हुई होंगी दोनों की भी, तो अब इनकी बीवी उनको सुना रही है। हो सकता है मौलिम साहब अंदर से सुन रहे होंगे कि दोनों बीवियों की, दोनों औरतों में क्या बातचीत हो रही है। तो मौलिम की बीवी ने कहा ताजिर की बीवी से कि कल रात को मेरा बेटा बीमार था और उसको 104 डिग्री बुखार था, बेचारा सारी रात हाय हाय करता रहा। तो तुम्हारी बीवी फौरन मुंह बनाकर जवाब देती है 104 डिग्री भी कोई बुखार है, आज के टाइम में रहता तो कोरोना में क्वारंटाइन हो जाता, 104 डिग्री भी कोई बुखार है। 3 दिन हुए हमारी बड़ी मुन्नी बीमार पड़ गई। अब वो ताजिर की बीवी बोली 104 डिग्री बस, इतनी सी बात। 3 दिन पहले की बात है, मेरी मुन्नी यानी मेरी बेटी बीमार पड़ी थी, यानी ताजिर की बेटी। थर्मामीटर लगाया तो मालूम हुआ कि 106 डिग्री बुखार है। तो इन्होंने कहा कि मैंने जब देखा, चेक किया थर्मामीटर लगाकर, एक आला होता है थर्मामीटर, अक्सर डॉक्टर बुखार चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। तो 106 डिग्री बुखार है। वो 6 घंटे बेहोश रही, वो 6 घंटे बेहोश भी रही, इतना बुखार था।
लेकिन मैं ज़रा भी नहीं घबराई, डॉक्टर तक को फ़ोन नहीं किया, सोचा बुखार ही तो है, खुद ब खुद उतर जाएगा। ताजिर की बीवी ने क्या, उसको बीमारी में भी उसको पीछे छोड़ने की, उसको पीछे करने की कोशिश की कि बस तुम्हारे मुन्ने को तो 104 था, यहाँ तुम्हारे से भी 2 ज़्यादा आगे है हम, 6 घंटे बेहोश भी, मगर हम टस से मस नहीं हुए और डॉक्टर को भी फ़ोन नहीं लगा। बुखार तो है, हमने सोचे कोई टेंशन नहीं लेना है, अपने आप उतर जाएगा। एक दिन तुम्हारी बीवी और मेरी बीवी इस मौजू पर बहस कर रही थी कि सोते वक्त तुमसे ज़्यादा ज़ोर से खर्राटे लेते हो या मैं तुम्हारी बीवी कह रही थी। अब एक दिन क्या हुआ, मौलवी ने कहा कि अब सुनो, एक दिन तुम्हारी बीवी और मेरी बीवी में ये बहस चल रही थी। मौजू क्या था, उन्वान क्या था, खर्राटे लेना। अक्सर बहुत से ये कुदरतन फेल है, फिक्री चीज़ है, कुदरतन है कि इंसान सोने के बाद में खर्राटे लेता है। और अगर आप पूछेंगे कि आप खर्राटे ले रहे थे तो अगर मैं आपसे पूछूंगा तो अभी आप सब कहेंगे कि नहीं सर हम खर्राटे नहीं लेते, मगर आप खुद से आप, क्योंकि हमको पता नहीं लगता, हम गहरी नींद में होते। हाँ, आपको पूछना है, आपके अम्मी से पूछिए, अब्बू से पूछिए, तो वो बताएंगे आप खर्राटे लेते हैं कि नहीं लेते। अब इसी मौजू को उन्होंने बहस में शामिल कर लिया था। तो मौलवी की जो बीवी थी वो कह रही थी कि मेरे शौहर बहुत ज़ोर से खर्राटे लेते। तो जो किराना दुकान के जो वाले की जो बीवी थी वो कह रही थी कि नहीं नहीं, तुम्हारे शौहर से ज़्यादा तो मेरे शौहर ज़ोर से खर्राटे लेते। वो जब खर्राटे लेते ना तो उनके खर्राटों की आवाज़ 1 फरलांग तक सुनी जा सकती है। उन्होंने कहा कि इनकी खर्राटों की आवाज़ इतनी दूर तक जाती है, तकरीबन 1 किलोमीटर, 1 फरलांग 1 किलोमीटर दूर तक। अब हकीकत में इतनी दूर तक के तो अगर किसी की आवाज़ जाए, अगर हकीकत में अगर कोई अगर ऐसा इंसान हो कि उसकी 1 किलोमीटर दूर तक का अगर उसके खर्राटों की आवाज़ जा रही हो तो उसको मोहल्ले वाले उसको बांध के उसके मुंह के ऊपर टेप लगा दे या फिर उसको बांध कर जंगल में छोड़ कर आ दे कि भाई हमारे मोहल्ले में नहीं होना, ये हम सारे की नींदें ख़राब करके तू सो रहा है। तो हकीकत में ऐसा नहीं होता, मगर ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नीचे दिखाने वाली बात चल रही, झूठे बातें भी हो रही है इसमें। तो मेरी बीवी ने, मौलवी ने कहा कि जब तुम्हारी बीवी ने ऐसा कहा कि तुम्हारी आवाज़ 1 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है, तो मेरी बीवी उसे बता रही थी कि हमारे साहब यानी मौलवी साहब के बारे में, ठीक है, जब खर्राटे लेते हैं तो उनके खर्राटों की आवाज़ सिविल अस्पताल में सुनाई देती। अब ये अस्पताल ये फरलांग से शायद कोई दूर होगा, यहाँ पर डिस्टेंस तो नहीं बताया, मगर ये कहा इसने कि जो गवर्नमेंट सिविल अस्पताल गवर्नमेंट का या फिर हुकूमत का बनाया हुआ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो वहाँ तक जाती है इनकी आवाज़ मौलवी साहब। और कई बार तो ऐसा हुआ कि डॉक्टर साहब हमारे घर पूछने के लिए आ गए कि भाई बहुत आवाज़ आ रही है इनकी तुम्हारे घर से, भाई खैरियत तो है, क्या मामला, कुछ नहीं कर, गड़बड़ तो नहीं होगी, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है यहाँ से। हमारी बीवियों की देखा देखी हमारे बच्चे भी लाफजनी की आदत का शिकार। लाफजनी मुबालगा आराई करना, फेंक फाक करना, बड़ा चढ़ा कर पेश करना, किसी बात को चिंदी का सांप बनाना जिसको बोलते हैं आम जुबान में, ठीक है ना, किसी छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर पेश करना, उसको बोलते हैं लाफजनी। तो ये तो थी हमारी बीवियों की बात। अब इसका असर हमारे बच्चों में भी आ गया। मौलवी कह रहा है ताजिर से, क्योंकि समझौता करने के लिए बुलाया ना उसने, शुरू में उसने बोला आओ भाई समझौता कर ले। अब वो समझौते के लिए बता रहा है, उसको ये सारी स्टोरी सुना रहा है पिछले कई सालों से लेकर कुछ दिनों तक। तो हमारी बीवियों की देखा देखी हमारे बच्चे भी इस आदत का शिकार हैं। अगर तुम्हारा बच्चा कहता है कि मुझे हर रोज़ 2 रुपए जेब खर्च के लिए मिलते हैं, तो मेरा बच्चा उसका मजाक उड़ाते हुए जवाब देता है, ओह सिर्फ 2 रुपए। अगर तुम्हारा बेटा कहता है मेरे बेटे से कि मेरे को मेरे अब्बा रोज़ाना 2 रुपये, मेरे अब्बू 2 रुपये देते हैं, और तो मेरा बच्चा उसका मजाक उड़ाते हैं, मौलवी का जो बेटा है वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि बस 2 रुपये, हमको तो 5 रुपये मिलते हैं, हमारे पास 5 रुपये, हालांकि नहीं देते, मैं झूठी बातें कर रहे थे, ठीक है। अगर तुम्हारा बड़ा लड़का कहता है मेरे बाप ने एक दफ़ा मिट्टी का तेल ब्लैक मार्केट में फरोख्त करके 7,000 रुपये कमाए थे, अब देखो, हालांकि ताजिर ऐसा काम करने वाला नहीं है, ठीक है। मिट्टी का तेल घासलेट को भी बोलते हैं, चिड़ी का तेल भी इसका नाम है, मिट्टी का तेल है, घासलेट नाम सुने आपने। अब ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मिलना बंद हो चुका है। तो एक ज़माने में बहुत इसका इस्तेमाल था, लोग अपने घरों में स्टोव वगैरह में इसको डालकर
इसका खाना वगैरह पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये तेल नहीं है और कई कई जगह मिलता भी होगा, पता नहीं। तो इसी को मिट्टी का तेल भी कहते हैं, इसको घासलेट भी कहते हैं, इसको कैरोसिन भी कहते हैं। नाम याद रखिएगा, अंग्रेजी में कैरोसिन भी कहते हैं, हम इसको घासलेट भी कहते हैं, और इसको चिड़ी का तेल भी कहते हैं। चिड़ी बोलते हैं चिराग को, छोटा चिराग, तो चिराग में डालने के लिए इसी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसने कहा कि मेरे बाप ने एक बार, अब ताजिर था इसका बाप, दुकान थी इनके पास, ठीक है, ब्लैक मार्केट में। अब वो उस पहले ये राशन कार्ड के ऊपर ये तेल अवेलेबल था, मिलता था, और राशन कार्ड के बगैर अगर आप लेंगे तो ये तेल महंगा मिलता था। तो वो ब्लैक मार्केट में, ठीक है ना। तो ब्लैक मार्केट के अंदर आपको चीज़ें महंगी मिलती है, उसके ओरिजिनल कीमत से दुगनी तिगनी दाम होता है ज़्यादा। और तो इसने कहा कि मेरे अब्बा ने मिट्टी का तेल बेच डाले 7,000 रुपये का ब्लैक मार्केट में, यानी लोगों को उन्होंने बांटे नहीं, बल्कि इधर ब्लैक मार्केट में उन्होंने ऑटो चलाने वालों को या गाड़ियाँ चलाने वालों को बेच डाले, और ऐसे 7,000 रुपये कमाए थे। अब ये बात इसको सुना रहा है बड़ा लड़का इसका, ताजिर का, मौलिम के लड़के को। तो मौलिम के लड़के ने जब सुना तो उसने क्या कहा, देखो, तो मेरा लड़का उससे बाजी ले जाने की नीयत से, उसने सुन तो लिया, मगर वो चाहता था कि अपन इसको भी अपने पीछे करना, इससे आगे जाने का, 7,000 से ऊपर नीयत से उसे बताता है कि मेरे डैडी ने एक मरतबा स्कूल के फंड से 10,000 रुपये उड़ा लिए थे। अब इसने क्या बोला, मौलिम के बेटे ने, कि मेरे वालिद ने एक मरतबा स्कूल की जो फंड होते हैं, स्कूल में जो पैसा जमा होता है स्कूल फंड, वहाँ से इन्होंने 10,000 रुपये गायब कर लिए थे, किसको मालूम भी नहीं पड़ा। बस तेरे अब्बा ने सिर्फ तेरे अब्बा ने तो सिर्फ 7,000 रुपये, हमारे अब्बा ने तो 10,000 रुपये गायब कर दिए। देखो इसमें भी अब वो झूठे बातें कर रहे हैं, हालांकि दोनों ने नहीं किए, ठीक है ना। उसने ब्लैक मार्केट में ऐसा कुछ चीज़ें बेचा और ना ही इसने ऐसा किया, मगर ये आदत अब गलत होती जा रही है और ये सिलसिला बहुत ज़्यादा दूर तक चला गया। अब यहाँ पर ये सूरत हाल देखने के बाद मौलिम की आंखें खुल गई कि भाई अगर ऐसा रहा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, मुश्किलात सामने आ सकती है। सूरत हाल इतनी नाजुक है कि किसी दिन हम दोनों अपने बयानात की बिना पर गिरफ्तार न कर ली जाए। हो सकता है अगर हमारी बीवी ऐसे बड़ी बड़ी बातें करके अगर किसी के सामने बोल दे, तुमने बच्चों को दवाखाना नहीं लेके गए, तड़पते रहेगी बच्ची रात भर बुखार में बेहोश पड़े रहेगी, तो ये तो फिर ऐसा होगा कि बच्ची के साथ में तुमने जुल्म किए, और इसके खिलाफ भी कानून है कि घर में बच्चों पर भी जुल्म नहीं किया जा सकता, अगर चाहे वो माँ बाप ही क्यों ना हो। तो हो सकता है कि वो हमको जेल जाना पड़ जाए, या फिर अपने बच्चे ऐसी बातें करेंगे अगर बाहर कोई सुन ले, तीसरा आदमी, तो वो जाकर रिपोर्ट दे दे पुलिस वालों को, तो हम अपन दोनों को ही जेल में बैठना पड़ेगा। इसलिए भाई बैठो और समझौता करो, तुम भी और मैं भी एक ही नाव के सवार है, तुम्हारी भी हालत वही है, मेरी भी हालत वही है। और आज के बाद ना तुम ऐसा काम करो मुझे सताने वाला, और ना मैं कोई ऐसा काम करूँगा जिससे तुम को नीचे दिखाने की कोशिश हो। तो आओ आज से समझौता कर ले कि आइंदा ना हम और ना हमारी बीवियां और ना बच्चे, मैं भी मेरी बीवी को और बच्चों को सुधारता हूँ, तुम भी तुम्हारी बीवी और बच्चों को ये तरकीब तो उनको बताओ और उनको समझाओ कि हम कभी भी अपने एक दूसरे पर रौब डालने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि बड़ी शराफत के साथ तस्लीम कर लेंगे कि हम दोनों मामूली हैसियत के मिडिल क्लास आदमी हैं, बहुत पैसे लखपति, रईस इब्न रईस शुरू में पढ़ेंगे, रईस इब्न रईस यानी बहुत मालदार घराने से हम ताल्लुक नहीं रखते, मालदार बाप के मालदार बेटे नहीं है ना, अंबानी अडानी वाले नहीं है, हम गरीब लोग हैं। इसको हम एक्सेप्ट करेंगे और इसको हम कबूल करेंगे। और अगर हम ये समझते हैं कि हम रईस हैं और अगर हम ऐसा नहीं करते तो एक दूसरे को नहीं, सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। असल में हम एक सोच रहे हैं कि अगर हम अपने आप को झूठ मूठ का रईस समझे तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सही, एक दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो ये था हमारा जो सबक अपने हमसाये से यहाँ पर ख़त्म हुआ।